नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप नेगी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेगी मेडिकेयर में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ वो है एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। दोस्तों, आप सब जानते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, जिसमें कि नाक से पानी आना, बार बार छींके आना, आँखों में जलन, गले में खराश, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो एलर्जिक राइनाइटिस के होते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो गई है, क्योंकि आजकल जैसा कि हम जानते हैं, देख रहे हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में त्योहारों के मंथ में हर साल पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और साथ ही रोज़मर्रा की जैसे ट्रैफिक में जो गाड़ियों का धुआं होता है, इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन होता है, वो बढ़ने से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो दूषित और पॉल्यूटेड होने लग जाता है, जिस वजह से हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, आँखों में पानी आना, आँखों में जलन होना, रेस्पिरेटरी की ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और इन्हीं रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है उनमें एक एलर्जिक राइनाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। और आज मैं इस वीडियो में आपको एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बताऊंगा। ये होता क्यों है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, और इसकी वो होम्योपैथी कौन सी दवाइयाँ हैं जिसको लेने से आप इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस की। एलर्जिक राइनाइटिस, राइन शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है नोज़, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इसलिए राइनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज़। और ये क्यों होता है? ड्यू टू एलर्जी। और एलर्जी का मतलब क्या होता है? जो कि कॉज होता है, कौन करते हैं? एलर्जेंस। तो एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज ड्यू टू एलर्जी या एलर्जेंस। एलर्जेंस कुछ भी हो सकता है, वैसे तो ये हार्मलेस होते हैं बॉडी के लिए, लेकिन जब भी ये नोज़ के थ्रू बॉडी में प्रवेश करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये ट्रिगर करते हैं। और ये जो पोलन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गए, जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो बॉडी इन्हें निकालने के लिए एक रिएक्शन पैदा करती है, एक केमिकल पैदा करती है जिसे हिस्टामिन कहते हैं। और इसी हिस्टामिन की वजह से हमारे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, नाक में खुजली, बार बार छींके आना। तो ये सब एक बॉडी का रिएक्शन होता है फॉरेन पार्टिकल्स को लेके, जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस को हम हे फीवर भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर स्प्रिंग के सीज़न में, विंटर्स आने से पहले या पॉल्यूशन जब ज़्यादा हो उस समय ये ज़्यादा देखने को मिलती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द नोज दैट अकर व्हेन द इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट टू द एलर्जेंस इन द एयर। जैसा कि मैंने बताया, ये बॉडी का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट होता है जब हमारे अंदर ये फॉरेन पार्टिकल जैसे पोलन ग्रेन या डस्ट पार्टिकल जाते हैं नाक के थ्रू। तो उस वजह से हमारे नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, बार बार छींके आना, ये बॉडी इन्हें निकालने के लिए रिएक्शन एक वो बनाती है, हमारे बॉडी में रिएक्ट करने का सिस्टम बनाती है, जिसे हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो इसमें सबसे पहला सिम्टम है नेज़ल स्टफीनेस, यानी कंजेशन आपको फील होगा, नाक बंद सी लगेगी, बार बार छींकें आएंगी और नाक से पानी निकलेगा। कई बार इसमें रेड जो होती है वो लाल भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, गले में, आँखों से पानी आना, नाकों से पानी आना। ये सारी मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आपके देखने को मिलते हैं। कभी कभार हेडेक भी होता है, साइनस पेन भी होता है, और अंडर आइज़ के नीचे डार्क सर्कल भी होने लगते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से हमारे नोज़ और थ्रोट में बहुत ज़्यादा म्यूकस जमने लगता है, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा नाक से पानी आना, गले में खराश, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। सोर थ्रोट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस बहुत ज़्यादा आ जाता है, कफ बहुत ज़्यादा निकलने लगेगा, और ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स एलर्जिक राइनाइटिस। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं हमारी इस एलर्जिक राइनाइटिस के लिए? तो सबसे पहला है डस्ट एलर्जी। डस्ट एलर्जी यानी धूल से किसी को ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हो, छींकें बार बार आती हों, तो वो डस्ट एलर्जी होती है। किसी को फूड से एलर्जी होती है, कुछ अंडे खा लेते हैं, मिल्क खा लेते हैं, फ़िश खा लेते हैं, तो उनके शरीर में बॉडी अलग अलग तरह से प्रक्रिया करती है।
जैसे कि किसी को एलर्जी राइनाइटिस की शिकायत हो सकती है, किसी को इचिंग हो सकती है, बॉडी में रैशेस बन सकते हैं, तो वो फूड एलर्जी भी आती है। ऐसी पोलन ग्रेन्स हैं। पोलन ग्रेन्स जब हमारे स्प्रिंग सीजन में या अगस्त या फरवरी में जब ज़्यादा बनते हैं तो उसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आने लग जाती हैं, इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है नोज़ का। एनिमल डेंडर से हो सकता है, वेरियस ड्रग से, कोई भी हम अगर दवाई खाते हैं उससे भी एलर्जिक रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। किसी को पेंट की स्मेल से एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, फ्यूम से किसी को ये शिकायत हो सकती है, इंसेक्ट्स के इंस्टिंग से हो सकती है और कॉकरोच से। तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। और वो कौन कौन हो सकते हैं जिनको ये शिकायत हो सकती है, सबसे ज़्यादा कौन प्रोन टू हो सकते हैं इसके, तो सबसे ज़्यादा है एलर्जी जो होती है वो इनहेरिटेंस हो सकती है। यानी अगर आपके परिवार में किसी को ये प्रॉब्लम थी तो वो जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा सकती है। ऐसे पेशेंट जिनको एस्थमा की शिकायत ज़्यादा हो, एक्जिमा ज़्यादा हो, स्किन एलर्जी ज़्यादा हो, उनको भी हे फीवर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला है ब्लड टेस्ट के थ्रू हम इसका पता लगा सकते हैं, जिसमें आईजीई टेस्ट होता है। इयोसिनोफिल्स ब्लड टेस्ट के थ्रू भी आ सकता है। अगर ये बढ़ा हुआ है तो आप किसी न किसी के प्रति एलर्जी हैं। स्किन प्रिक टेस्ट में भी प्रिक किया जाता है स्किन में, ताकि उसमें कोई एलर्जी रिएक्शन तो नहीं आता, उसको देखते हैं। अगर वहाँ पे रैशेज आने लग जाते हो तो आप भी एलर्जिक पेशेंट हो। अब इसके प्रिवेंशन क्या हैं, बात की सिम्टम्स की, उसके होने कारण की। अब बताते हैं हम प्रिवेंशन, इन क्या क्या चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि हमें इसकी शिकायत, एलर्जिक राइनाइटिस शिकायत ना हो। तो हमें बार बार अपने फेस को, नाक को, आइज़ को रबिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे टच करना अवॉइड करें। और अपने कार और घर के दरवाज़ों को, खिड़कियों को बंद रखें, ज़्यादातर स्प्रिंग सीज़न में, समर सीज़न में और अर्ली फॉल सीज़न में, ताकि जब पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा उड़ते हैं हवा में तो आपको ऐसी शिकायत ना हो, घर में ऐसे पोलन्स ग्रेन ना आए, ताकि आपको एलर्जिक राइनाइटिस शिकायत ना हो। तो ये कुछ प्रिवेंशन है। और अपने पिलोज़ को, जो मैट्रेसेस होते हैं, उनको भी डस्ट माइट कवर से ढक के रखें। किसी को एलर्जिक राइनाइटिस अपने एनिमल के थ्रू हो जाती है तो इसलिए उनको पेट्स के जो काउचेस और बेड्स है वो अलग रखें, अपने से दूर रखें, उनको टच ना करें। और अपने वैक्यूम क्लीनर के, एयर कंडीशन के फिल्टर्स को भी बार बार चेंज करते रहें। अपने हाथ पेट्स के जब आप करीब जाते हैं, उसको छूते हैं, डॉग्स या किसी भी एनिमल्स को, तो उसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें, उन्हें साबुन से धोना ना भूलें। तो ये कुछ प्रिवेंशन है जो आपको एलर्जी राइनाइटिस से बचा सकती है। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा सेशन है वो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, कि हम ऐसी कौन सी मेडिसिन्स ले सकते हैं जिससे हमें एलर्जी की कोई शिकायत ना हो। तो सबसे पहली मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा दी जाती है एलर्जी राइनाइटिस में वो है आर्सेनिक एल्बम। इसमें यदि आपको नाक से बार बार डिस्चार्ज हो रहा हो, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो, रिकरेंट स्नीजिंग हो, रनी नोज़ हो, तो ये एक सिम्टम्स आर्सेनिक का हो सकता है। ऐसे पर्सन जो एस्थमेटिक टेंडेंसी हो, जिनको डिफ़िकल्टी हो, मिडनाइट में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ज़्यादा बनती हो, सांस फूलती हो, सफोकेशन ज़्यादा हो, मिडनाइट में, रात में ज़्यादा दिक्कतें आती हों। और ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा घबराते हों, रेस्टलेसनेस हो, प्रोस्टेशन माने बहुत ज़्यादा थिन हो, बर्निंग सेंसेशन उनको पूरी बॉडी में लगे, तो वो आर्सेनिक एल्बम 30 या 200 की डोज ले सकते हैं। आर्सेनिक 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं और 15-20 दिन तक आप कंटिन्यू रखिए तो आपको भी एलर्जिक राइनाइटिस से बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। बहुत अच्छी रेमेडी है आर्सेनिक एल्बम। नेक्स्ट रेमेडी है सल्फ़र। ये भी बहुत अच्छी एलर्जी राइनाइटिस की मेडिसिन है। इसमें ज़्यादातर आपकी रेडनेस देखने को मिलेगी, नोज़ में इचिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा दिखेगी, रेडनेस ऑफ आइज़ और नोज़ बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है, बार बार छींकें आती है और मॉर्निंग में ज़्यादा एग्रीवेशन होता हो तो आप सल्फ़र 30 2 ड्रॉप्स जो है वो 3 टाइम्स आप ले सकते हैं। 15 दिन तक आप कंटिन्यू रखिए और थोड़ा सा आराम आ जाएगा तो 2 टाइम्स कर दीजिएगा। और बहुत अच्छी रेमेडी है एलर्जिक राइनाइटिस के तौर पे, मैंने बहुत पेशेंट्स को दी हैं और उनको बहुत आराम मिला है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेट्राम्यूर। ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो, अपने आप रहते हों, एंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा हों, अकेले ही रहते हों, एंग्री ज़्यादा हो, गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, हेडेक बहुत जल्दी हो जाता हो सुबह सुबह,
और बहुत ज़्यादा नमकीन खाने का पसंद जिनको रहता है उनको नेट्रम म्यू 30 आप दे सकते हैं। दिन में 3 बार 2-2 बूंद, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एलियम सीपा, जो कि प्याज से बनती है होम्योपैथी में। इसका भी एलर्जिक राइनाइटिस के इलाज में बहुत अच्छा रोल है और सबसे ज़्यादा कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि एलर्जी राइनाइटिस और हे फीवर में दी जाती है। इसमें भी अगर आपको रनी नोज़ है, रेडनेस ऑफ दी नोज़ है, बहुत ज़्यादा पानी निकलता हो नाक से, आँखों में से भी पानी निकलता हो, तो उस कंडीशन में आप इलियम सीपा दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा छींकें आपको आती हों अगस्त के सीज़न में और मार्च अप्रैल के सीज़न में, बहुत ज़्यादा एलर्जी राइनाइटिस की शिकायतें आती हैं, तो उसमें भी ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करती है। इसकी भी 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं 2 हफ्ते तक, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ट्यूबरकुलाइनम। ये आप 1 ml में ले सकते हैं। अगर ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है, बहुत जल्दी इनको जुकाम पकड़ लेता है, सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है उनको, और उनकी नाक हमेशा बहती रहती हो, ऐसे पेशेंट जिनका फैमिली हिस्ट्री में ब्रोंकियल अस्थमा हो या रेस्पिरेटरी से कोई संबंधित हो, फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो, उन पेशेंट्स के लिए भी ट्यूबरकुलाइनम 1 ml आप 1 महीने में 1 ही बार रिपीट कीजिए इसको, इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी जानकारी एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम इशू से बारे में जानकारी लेनी हो, आप मुझसे ले सकते हैं। कोई भी मेडिसिन आपको मंगानी हो, आप मुझको मैसेज करके मंगवा सकते हैं। तो आपसे अगली मुलाकात मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।